किसी भी देश के लिए उसकी सुरक्षा सबसे ज्यादा अहम होती है। हिंदुस्तान आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, लेकिन अब भारत का पड़ोसी बांग्लादेश ने भी जिहादियों को ऐसा झटका दिया है जिसे सुनकर आप भी बेहोश हो जाएंगे। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार में शामिल पार्टियों ने कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन जमाते इस्लामी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है, जिसने जिहादियों में हड़कंप मचा दिया है। हसीना सरकार में शामिल 14 पार्टियों ने इस कदम का समर्थन किया है। शेख हसीना सरकार ने आरोप लगाया है कि जमात ने बांग्लादेश में हिंसा भड़काई और देश को अस्थिर करने की कोशिश की है। शेख हसीना सरकार में शामिल 14 पार्टियों ने 30 जुलाई 2024 को एक मत से यह निर्णय लिया कि जमात को बांग्लादेश के अंदर पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। गठबंधन ने कहा कि जमात के छात्र संगठन जमात शिविर ने हाल ही में आतंक फैलाया और पुलिस वालों को मारकर टांग दिया। क्यों लग रहा जमात पर प्रतिबंध? शेख हसीना सरकार ने कहा कि वह 14 पार्टियों के गठबंधन पर 2 दिन के भीतर आदेश जारी कर देगी और फिर जमात के नेता ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाएंगे और ना ही कोई और गतिविधियां चला पाएंगे। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यह निर्णय लेने के लिए बुलाई गई बैठक में कहा कि जमात के लोग आतंकी हैं और उन्होंने देश के विकास को रोकने के लिए पंजे चलाए हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं वह कोई राजनीतिक मामला नहीं बल्कि पूरी तरह से आतंकियों का काम है। शेख हसीना ने कहा कि जमातियों का उद्देश्य बांग्लादेश को नष्ट करना है। शेख हसीना ने यह सारे बयान बांग्लादेश में हाल ही में हुए हिंसा के संबंध में दिए। दरअसल 1 जुलाई से 20 जुलाई के बीच बांग्लादेश में भारी हिंसा हुई। कुछ छात्र आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन करने उतरे और उसके बाद इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। हसीना सरकार ने आरोप लगाया कि छात्रों के नाम के बहाने जमात के लोग देश में तोड़फोड़ और हिंसा करके उनकी सरकार अस्थिर कर रहे हैं। इस प्रदर्शन की वजह से देश में 140 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। सुरक्षा बलों के भी कई जवान मारे गए। कई ऐसी वीडियो भी सामने आई जिसमें दंगाई सुरक्षा बलों को घेर कर मार रहे हैं। हसीना सरकार ने इन सब में जमात और विपक्षी पार्टी बीएनपी की भूमिका बताई। जब दंगे थमे तो सीधा हसीना सरकार ने जमात पर प्रतिबंध का ये कदम उठाया। जमाते इस्लामी का देश विरोधी इतिहास। आपको बता दें कि इसके पहले जमात को बांग्लादेश के चुनाव में हिस्सा लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन का जमाते इस्लामी के नेतृत्व ने विरोध किया था। उसने 1971 में पाकिस्तानी सेना का साथ दिया। अक्टूबर 2018 में हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने जमाते इस्लामी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था। वहीं शेख हसीना के साथ हुई बैठक के बाद आवास के बाहर अवामी लीग के महासचिव ओबैदुल कादर ने फैसले के बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि गठबंधन ने आम लोगों की हत्या करने और विभिन्न मुद्दे बनाकर आतंकवादी हमले करके राज्य को संपत्ति को नष्ट करने के आरोप में जमात शिविर राजनीति पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति जताई है। देश को आग में झोंकने की थी साजिश। ढाका ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के मुताबिक कादर ने कहा कि बीएनपी और जमात देश में अराजकता पैदा करने की साजिश कर रहे हैं। 14 दलों के गठबंधन ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय हित के लिए राष्ट्र विरोधी बुरी ताकतों को खत्म करने के लिए जमात शिविर पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। वर्कर्स पार्टी के अध्यक्ष रशीद खान मेनन ने कहा कि हमने एक मत से जमात शिविर पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इसे लागू करना अब सरकार की जिम्मेदारी है। नजीबुल बसर ने कहा कि अगर जमात शिविर पर प्रतिबंध लगता है तो वे बांग्लादेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस और कोई भी राजनीतिक गतिविधि नहीं कर सकेंगे। जमाते इस्लामी क्या है और क्या करता है? जमाते इस्लामी बांग्लादेश का एक इस्लामी कट्टरपंथी संगठन है। इसकी जड़ें अविभाजित भारत में थी। इसकी स्थापना 1941 में भारत में मौलाना मौदूदी ने की थी। भारत के विभाजन के बाद ये पाकिस्तान का जमाते इस्लामी हो गया। ये संगठन बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान के साथ था और इसने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर बंगालियों पर काफी अत्याचार किया था। जमात के अधिकांश नेताओं ने इसके बाद बांग्लादेश छोड़ दिया था और सऊदी अरब या पाकिस्तान भाग गए थे। हालांकि जब 1975 में बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान की हत्या कर सैन्य शासन लगा दिया गया तो जमात यहाँ फिर से जिंदा हो गई और इस बार बांग्लादेश में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में लौटी। जमात का लक्ष्य मुस्लिमों को ऐसे कट्टरपंथी इस्लाम की तरफ लाना है जो ये सूफीवाद के विरोध में खड़ा हुआ संगठन करता है। बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान सभी जगह ये संगठन इस्लामी कट्टरपंथ का समर्थक है। ये बांग्लादेश को भी कट्टर इस्लाम की तरफ ले जाना चाहता है।
शेख हसीना उनकी इस राह में एक बहुत बड़ी बाधा हैं और रोड़ा भी, क्योंकि वो लगातार कट्टरपंथ को कुचलने में आगे रही हैं और साथ ही अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर भी कदम बढ़ाती हैं। जमात बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी बीएनपी के साथ मिलकर शेख हसीना के खिलाफ चुनाव भी लड़ती रही है। जमात का राजनीतिक पार्टी के तौर पर रजिस्ट्रेशन बांग्लादेश के हाईकोर्ट ने 2013 में रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि जमात राजनीतिक पार्टी के तौर पर नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इसका विश्वास लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ज्यादा अल्लाह में है। जमात इसके बाद राजनीतिक तौर पर सक्रिय नहीं रह गई थी, लेकिन वो इस्लाम के लिए काम कर रही थी। अब हसीना सरकार ने इसे पूरी तरह से बैन लगाने का फैसला लिया है। भारत में इसका क्या प्रभाव? शेख हसीना के इस फैसले का भारत पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यह नीति भारत के पक्ष वाली है। दरअसल जमात और बीएनपी लगातार भारत विरोधी रवैया बांग्लादेश के भीतर अपनाती आई है। उन्होंने बीते दिनों बांग्लादेश में भारत विरोधी अभियान चलाए। वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना भारत से अच्छे रिश्तों की पक्षधार रही हैं। जमात और बीएनपी वाली सरकार के दौरान बांग्लादेश में भारत विरोधी आतंकी संगठन भी खड़े हो गए थे। हरकत उल जिहाद इस्लामी बांग्लादेश से मदद लेकर भारत में आतंक फैलाना चाह रहा था। हसीना सरकार ने ऐसे तत्वों पर नियंत्रण किया है। भारत भी लगातार बांग्लादेश के भीतर शेख हसीना का समर्थन करता आया है। भारत में बैन है जमाते इस्लामी। साल 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के जमाते इस्लामी संगठन पर 5 साल का प्रतिबंध लगाने के बाद कश्मीर में संगठन से जुड़ी कई संपत्तियों को सील कर दिया था। प्रतिबंध के फैसले के खिलाफ श्रीनगर में पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और पीडीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। दक्षिणी कश्मीर के कई जगहों पर सुरक्षा बलों की छापे की कार्रवाई के बाद जमाते इस्लामी से जुड़े 2 दर्जन से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। गृह मंत्रालय ने रक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में सहमति के बाद यह कदम उठाया। ऐसे में अहम सवाल यह है कि आखिर जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या कर रही है कि सरकार को इस पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। इससे पहले भी 2 बार जमाते इस्लामी संगठन की गतिविधियों के कारण इस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। पहली बार जम्मू कश्मीर सरकार ने इस संगठन को साल 1975 में 2 साल के लिए प्रतिबंधित किया था। वहीं दूसरी बार केंद्र सरकार ने साल 1990 में इस पर प्रतिबंध लगाया, जो दिसंबर 1993 तक जारी रहा। कैसे बना जमाते इस्लामी? स्वतंत्रता से पहले साल 1941 में एक संगठन बनाया गया जिसका नाम जमाते इस्लामी था। जमाते इस्लामी का गठन इस्लामी धर्मशास्त्री मौलाना अबुल अला मौदूदी ने किया था और यह इस्लाम की विचारधारा को फैलाने का काम करता था। देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद जमाते इस्लामी कई धड़ों में बंट गया, जिसमें जमाते इस्लामी पाकिस्तान और जमाते इस्लामी हिंद शामिल है। ये जमाते इस्लामी का असर था कि इससे प्रेरणा लेकर कई और संगठन भी बने, जिसमें जमाते इस्लामी बांग्लादेश, जमाते इस्लामी कश्मीर, जमाते इस्लामी ब्रिटेन और जमाते इस्लामी अफगानिस्तान कुछ प्रमुख नाम शामिल हैं। जमाते इस्लामी पार्टियां दुनिया भर के मुस्लिम समूहों के साथ सक्रिय तौर पर संबंध बनाए रखती हैं। जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर के पास फिलहाल 4500 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। इस संपत्ति में 400 स्कूल, 350 मस्जिद और 1000 से ज्यादा मदरसे शामिल हैं। इन सबको चलाने के लिए पाकिस्तान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अलावा स्थानीय लोग चंदे के जरिए इसकी मदद भी करते हैं। इतना ही नहीं, अभी इसी साल फरवरी में जमाते इस्लामी पर लगा प्रतिबंध भी बढ़ा दिया गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर पर प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ा दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ये जानकारी दी। शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आतंकवाद और अलगाववाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति का पालन करते हुए सरकार ने जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर पर प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्री ने आगे कहा कि संगठन को राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ अपनी गतिविधियां जारी रखते हुए पाया गया है। इसे पहली बार 28 फरवरी 2019 को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया था। प्रतिबंध बढ़ाने की क्या है प्रमुख वजह? 2019 में प्रतिबंधित होने के बावजूद भी इस संगठन ने चोरी छिपे अपनी गतिविधियां जारी रखी और कश्मीर में आतंकी संगठनों को मदद पहुंचाई। कश्मीर में जैश लश्कर जैसे संगठनों को यह लगातार मदद करता रहा। पिछले 5 सालों में जमाते इस्लामी ने अल हुदा नाम का ट्रस्ट बनाकर आतंकियों की फंडिंग में बहुत बड़ी भूमिका निभाई।
कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी इसने अपनी फंडिंग की गतिविधियां बढ़ाई और राजौरी को इसने अपना एपिक सेंटर बनाया। पिछले 5 सालों से नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस संस्था के खिलाफ जांच कर रही थी और सारी जानकारी के बाद यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। यानी कुल मिलाकर ना तो भारत और ना ही बांग्लादेश में अब जिहादी अपनी कट्टरपंथी सोच को आगे बढ़ा पाएगा। हमारे स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।